सिनेमा इंडिया की हार्ट बीट है, एक मिरर जो सोसाइटी की इच्छाओं को, उनके डर को रिफ्लेक्ट करता है। पर क्या होता है जब ये शीशा सेंसरशिप के हैवी हैंड से टूट जाता है? क्योंकि आज हम तुम्हें जो कहानियां सुनाने वाले हैं वो बॉलीवुड की स्टोरीज, उनकी मूवीज और सेंसरशिप के बीच की कांस्टेंट टकरार, एक क्रिएटिव फ्रीडम के लिए स्ट्रगल के बारे में बताएगा जो इस इंडस्ट्री के हमारे तुम्हारे एंटरटेनमेंट के कोर को डिफाइन करता है। हाँ, ये वही सेंसरशिप है जिसकी शुरुआत तो ब्रिटिश एरा में हुई थी, लेकिन ये आज तक बॉलीवुड के लिए एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज बनकर खड़ा है। बतेरे एग्जांपल जैसे पद्मावत की कंट्रोवर्सीज, लिपस्टिक अंडर में बुर्का का रिजेक्शन, उड़ता पंजाब के कट्स। बॉलीवुड ने हमेशा एक्सप्रेशन और सोसाइटल बाउंड्री सेंसरशिप से स्ट्रगल करा है। और आज की इस वीडियो में हम सेंसरशिप के हिस्टोरिकल रूट्स, उसकी कंट्रोवर्सीज, उसका इंपैक्ट और इसके फ्यूचर को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सेंसरशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया में ब्रिटिश एरा से शुरू हुआ जब 1918 का सिनेमाटोग्राफ एक्ट पास किया गया था। इसका एम नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट को सप्रेस करना और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना था। इंडिपेंडेंस के बाद 1952 का सिनेमाटोग्राफ एक्ट आया जो एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को एस्टैब्लिश करता है। इसका रोल था इंश्योर करना कि बॉलीवुड से बनने वाली फिल्में पब्लिक मोरालिटी और डिसेंसी के स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करें और एक कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी के लिए कंटेंट को रेगुलेट करें। अब ये सिस्टम इनिशियली जो नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए बनाया गया था, बन गया था एक सिस्टम चीजों को कंट्रोल करने का। पर धीरे धीरे समय के साथ इसने मोरालिटी के नाम पर, कल्चरल वैल्यूज अपहोल्ड करने के नाम पर अपने आप को एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना दिया। तो फिर नेचुरली सवाल यह आता है कि क्या इस सिस्टम की हमें जरूरत है भी? देखो, एक तरफ सेंसरशिप का जस्टिफिकेशन इंडिया में पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी को प्रोटेक्ट करना है। सीबीएफसी का काम है ये इंश्योर करना कि कंटेंट ऐसा हो जो ना तो पब्लिक में मोरालिटी को हार्म करे, ना कम्युनल केओस क्रिएट करे या फिर किसी को अननेसेसरीली ऑफेंड करे। एक एग्जांपल है आरक्षण मूवी का, जिसमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के सेंसिटिव सब्जेक्ट की वजह से मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था इवन आफ्टर सेंसरशिप बोर्ड का अप्रूवल। या फिर मूवीज जैसे 5 जिसको बैन लगा दिया गया था ड्यू टू द यूज ऑफ अब्यूसिव लैंग्वेज, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर्स, किलिंग, सेक्स एंड ड्रग अब्यूज। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सोसाइटल बैलेंस के बीच की लड़ाई हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट तो रहा है, क्योंकि एक तरफ फिल्म मेकर्स अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए लड़ते हैं तो दूसरी तरफ सोसाइटी अपने नॉर्म्स को सेफगार्ड करना चाहती है। लेकिन कभी कभी ये सेंसरशिप की लड़ाइयां पब्लिक इंटरेस्ट में आ जाती हैं, जिसके बाद लोग इनके बारे में बात करना और चाहते हैं। और ऐसे ही कुछ एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों में ही बॉलीवुड के अंदर सेंसरशिप की कुछ बहुत ही नोटोरियस लड़ाइयां हुई हैं। जैसे जब 2018 में संजय लीला भंसाली की पद्मावत आई थी। ये मूवी एक हिस्टोरिकल एपिक थी जो वायलेंट प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार बनी। फिल्म पर एलिगेशंस थे कि उसने राजपूताना प्राइड को इंसल्ट किया है और इसके अराउंड बैड्स थिएटर्स की वेव ने सेंसरशिप की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करा। या फिर जब 2016 में मूवी आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, अलंकृता श्रीवास्तव की लिपस्टिक अंडर माय बुर्का एक वुमेन सेंट्रिक स्टोरी थी जो पेट्रियार्की और सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करती थी। सीबीएफसी ने इसे बैन कर दिया था ये रीजन देते हुए कि ये फिल्म टू लेडी ओरिएंटेड है और ये डिसीजन क्रिएटिव फ्रीडम के खिलाफ एक हार्श रिमाइंडर बना। या फिर एक रीसेंट एग्जांपल है 2023 की द केरला स्टोरी का। द केरला स्टोरी एक रिलीजियस कन्वर्जन के सेंसिटिव टॉपिक पर बेस्ड है और फिल्म को मल्टीपल स्टेट्स में बैन और प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा सेंसरशिप के रीजनल इश्यूज और प्रेशर की रियलिटी को हमारे सामने लाते हुए। नेचुरली तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि अगर सेंसरशिप के बारे में इतनी लड़ाइयां होती ही हैं तो सेंसरशिप बोर्ड को हटा क्यों नहीं देना चाहिए? बट इसके लिए मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी सेंसरशिप के मायने, उनके इंपैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर। समझने वाली बात यह है कि इंडिया का सेंसरशिप मॉडल काफी यूनिक है। जहां यूएस में MPAA सिर्फ एज बेस्ड रेटिंग प्रोवाइड करता है और यूके का BBFC कट्स रेकमेंड करता है, इंडिया का CBFC डायरेक्टली कंटेंट को रेगुलेट और मॉडिफाई कर सकता है। या फिर फ्रांस और जापान जैसी कंट्रीज में आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को प्रायोरिटी दी जाती है और इंडिया का स्ट्रिक्टर अप्रोच इंडिया के ही एक रेस्ट्रिक्टिव माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस ग्लोबल कंपैरिजन को जान के तुम्हें शायद ये लगे कि इंडिया का सिस्टम हमारी क्रिएटिविटी को लिमिट कर रहा है, जबकि बाकी दुनिया में इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की चॉइस दी जाती है। लेकिन कई मायनों में इंडिया का CBFC बहुत बेटर है क्योंकि एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, चाइना का सेंसरशिप बोर्ड पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल कंट्रोल के लिए मूवीज को सीधे बैन करता है, जैसे विनी द पू वाले रेफरेंसेस जो उनके लीडर का मजाक उड़ाते हैं या फिर ऐसी मूवीज जो चाइना को नेगेटिव लाइट में दिखाती हैं। सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में मूवीज जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज और इटर्नल्स जैसे LGBTQ कंटेंट को कंप्लीटली बैन कर देती है। लेकिन इंडिया में चीजों को बैलेंस करने की अप्रोच रखी जाती है। इंडिया में हैदर जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव फिल्म्स को लिमिटेड कट्स के साथ रिलीज करने दिया गया। पीके जैसे रिलीजियस सटायर मूवीज को केयरफुली कट्स के साथ रिलीज किया गया जो कंट्रोवर्सीज को मिनिमाइज करता है। या फिर कबीर सिंह जैसे फिल्म्स को स्पेसिफिक गाइडलाइंस और डिस्क्लेमर के साथ सर्टिफाई करा गया। एंड कई मायनों में CBFC का फोकस कम्युनल सेंटिमेंट्स और डिसेंसी पर होता है, ना कि टोटल कंटेंट सप्रेशन पर।
एंड सबके बीच में सवाल ये उठता है कि ओटीटी के राइज के बीच में, डिजिटल मीडिया के एडवेंट में इस सेंसरशिप का क्या रोल है। सच ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या फिर इंडिविजुअल क्रिएशन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम ने कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स के लिए एक नया स्पेस तो बना दिया है, जहां पर पॉसिबिलिटी है बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल कहानियों को ऑडियंस के सामने लाने की। जैसे ओटीटी पर दिल्ली क्राइम, पताल लोग जैसे सेंसिटिव कहानियों वाले शोज ट्रेडिशनल सेंसरशिप के बिना रिलीज हुए। शोज जैसे सेक्रेड गेम्स, आश्रम, इंडियन मैच मेकिंग, मिर्जापुर, उन सारे ट्रेडिशनल लॉज को ब्रेक कर रहे हैं जो सेंसरशिप अपने थिएटर्स में नहीं जाने देती है। वायलेंस, अब्यूजिव लैंग्वेज, सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट, ये सब ओटीटी पर दिखता है। एंड इसीलिए शायद न्यू रेगुलेशंस चाहते हैं कि इन स्पेसेस को भी रेगुलेट करा जाए। लेकिन सिचुएशन तो यही है ना कि डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन ने एक नए तरीके के ऑडियंस बिहेवियर को जन्म दिया है और शायद सेंसरशिप के लिए नई पॉलिसीज की जरूरत है जो आज के जमाने की कंजम्पशन हैबिट्स को रिफ्लेक्ट करे। देखो, सेंसरशिप और बॉलीवुड के बीच के रिलेशनशिप एक इवॉल्विंग इशू है। ये एक साइड पर प्रोटेक्शन और दूसरी साइड पर क्रिएटिव फ्रीडम की लड़ाई का कांस्टेंट टसल है। लेकिन आगे का रास्ता वही सक्सेसफुल होगा जहां पर कंटेंट को, क्रिएटिविटी को स्टाइफल ना करा जाए बल्कि सेलिब्रेट करा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और इसमें सर्टिफिकेशन बोर्ड, सेंसरशिप बोर्ड और फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स की साथ में सहमति और एक दूसरे को समझने की क्षमता में बढ़ावत बहुत जरूरी है, ताकि मुझे और तुम्हें एज ऑडियंसेस और बेटर कहानियां देखने को मिल पाए। क्योंकि ये सिर्फ एक सिस्टम का इशू नहीं है, एक कल्चरल शिफ्ट का सवाल है जो बॉलीवुड का फ्यूचर डिफाइन करेगा। तो मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो सबके बारे में नीचे कमेंट्स में। यहाँ तक आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो। यहाँ पर और वीडियोस में चेकआउट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।